भारत के द्वारा एक्सपोर्ट के सेक्टर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। अभी चालू वित्त वर्ष 2021-22 पूरा भी नहीं हुआ है, कुछ दिन शेष है और इस चालू वित्त वर्ष के लिए भारत ने एक्सपोर्ट का जो टारगेट रखा था उसको अचीव कर लिया है। दरअसल भारत ने $400 बिलियन के एक्सपोर्ट के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने एमएसएमई इंडस्ट्री को, वीवर्स को और छोटे किसानों को बधाई दी है। जो हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ये कहा है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो या कोविड-19 की महामारी हो, इन सब बाधाओं को पार करने के बावजूद भारत ने ये मील का पत्थर हासिल किया है और अगर ये एक फिल्म होती तो इसको मेक इन इंडिया ब्लॉकबस्टर कहा जाता। उन्होंने ये भी कहा है कि ये आत्मनिर्भर भारत का एक ब्लूप्रिंट है। जब जानकारी इतनी महत्वपूर्ण हो तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम भारत के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सेक्टर के बारे में अच्छे से पढ़ाई करें। तो आइए आज के वीडियो में इसी क्षेत्र पर चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। देखिए, $400 बिलियन का जो एक टारगेट है उस आंकड़े को ये पार कर गया है। चालू वित्त वर्ष के लिए लक्ष्य था, ठीक है। जो पिछला सर्वश्रेष्ठ था वो $331 बिलियन था जो हमने 18-19 में हासिल किया था। यहाँ पे न्यूज़पेपर में देख के बताया गया है कि जो एक्सपोर्ट किया है हमने 400 बिलियन का, वो आने वाले टाइम में जो टॉप 15 ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की रैंकिंग है उसमें जो है इंडिया को ला सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया गया है जहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 18 से लेकर जो फाइनेंशियल ईयर 22 जो है उसके आंकड़े दिखाए गए हैं। जो लाइट ब्लू कलर है वो एक्सपोर्ट है। तो यहाँ पे देखिए 303 बिलियन के आसपास था, 303 था, फिर 313 हुआ, उसके बाद 291 हो गया क्योंकि कोविड पेंडेमिक यहाँ पर आ गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए ये 400 बिलियन पहुँच गया है। अगर बात करें इंपोर्ट की तो सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं बढ़े, इंपोर्ट्स भी बढ़े। हमने सामान बेचा भी ज़्यादा है लेकिन हमने सामान खरीदा भी ज़्यादा है। तो देखिए जो हमारे इंपोर्ट थे वो 465 थे, 514 हुए, फिर 474 कुछ कम हुए, कोविड में काफ़ी कम हुए और फिलहाल ये 589 के आसपास चल रहे हैं। तो इस वजह से हमारा देखिए ट्रेड डेफिसिट सामने आता है जो 18 में 162 था और अभी 188 के लगभग पहुंच गया है। तो ठीक है, इंपोर्ट तो हमें करना ही पड़ता है क्योंकि अपनी कच्चे तेल जैसी ज़रूरतों के लिए भारत एक तरीके से मजबूरी है इंपोर्ट करने के लिए, लेकिन एक्सपोर्ट के क्षेत्र में हमने बहुत अच्छा काम किया है। एक अच्छी बात यह है कि जो एक्सपोर्ट का टारगेट हमने हासिल किया है इसमें हमने ऐसे प्रोडक्ट बेचे हैं जो या तो हाई वैल्यू के थे या जो वैल्यू एडिशन करके बेचे थे। देखिए, एक तो आप कच्चे माल का जो है एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे आप जो है चीनी तो फिर भी थोड़ा सा प्रोसेस्ड हो जाता है, जैसे आप आलू, फ्रूट्स, ठीक है, या फिर गेहूँ, चावल ये बेचे। दूसरा आपके कुछ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आप जैम बेचते, जैसे आप जो है बिस्किट्स बेचते, ठीक है, जैसे आप पॉलिश करने के बाद ज्वेलरी को बेचते, या फिर जो कच्चा ऑयल है उसको रिफाइन करने के बाद आप उसको बेचते। तो जब ये हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं ना, तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है और भारत ने इसी में जो है अच्छा परफॉर्म किया है। आइए थोड़ा सा आगे समझते हैं। व्यापारिक निर्यात में जो 400 बिलियन की उपलब्धि हुई है तो ये निर्यात में कितनी, लगभग 21% से अधिक की वृद्धि को दर्शाती है, क्योंकि वित्त वर्ष 2019 में 330 बिलियन का जो है रिकॉर्ड था जो तब उच्च था, लेकिन अब 400 बिलियन का जो रिकॉर्ड है वो इससे भी ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए जो ये थोड़ा सा ब्लू ग्रीन कलर दिखाया गया है ये एक्सपोर्ट की ग्रोथ को दिखाता है, उसके बाद येलो कलर जो है इम्पोर्ट की ग्रोथ को दिखाता है। तो आप देखेंगे ये करीब मार्च 2020 से शुरू हुआ, ये अप्रैल 2020 से डाउन हुआ, उसके बाद अगेन बढ़ा, ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा चला। अभी देखिए हमारे एक्सपोर्ट ने, ये फरवरी है और ये मार्च 2021 से कितना एकदम से जो है उछाल हासिल किया है। लगभग इसी को फॉलो करते हुए येलो कलर की लाइन में हमारे इंपोर्ट्स भी चले हैं, ठीक है, ये भी बढ़े हैं। यहाँ पर देखिए जो बताया गया है ये हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो बताया गया है। तो आपने देखा कि ग्राफ ही बता रहा है कि एक्सपोर्ट वाले एरिया में हम एक अच्छा
अच्छा जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि ये तो हमने जान लिया कि एक्सपोर्ट में हमने अच्छा किया है। अब ये अच्छा क्यों किया है, तो देखिए कौन से वो चालक या प्रेरक तत्व थे। एक तो इंजीनियरिंग की वस्तुएं, ठीक है, जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे उसमें इस 11 महीने में लगभग 49.7% की ग्रोथ जो है हासिल की है। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की बात करें तो 42.8% की ग्रोथ मिली है। रत्न और आभूषण में तो 57.3, यानी कि मोर देन 50% की ग्रोथ हमें मिली है। और पेट्रोलियम उत्पादों की बात करें तो डाटा देख के आप चौंक जाएंगे, करीब 147% तक की वृद्धि जो है भारत को हासिल हुई है। इसके अलावा देखिए जो एक्सपोर्ट किया है हमने कॉटन यार्न का, फैब्रिक्स का, हैंडलूम प्रोडक्ट्स का, जेम्स एंड ज्वेलरी का, इस सब में ही हमने लगभग 50 से 60% की ग्रोथ जो है फेस की है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी देखा जाए तो भारत ग्लोबल स्तर पर एक एमर्जिंग कंट्री जो है निकल कर आया है, जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स है उनकी सप्लाई विश्व को कर रहा है। इसमें राइस हो, चाहे वो बासमती हो या फिर नॉन बासमती हो, मराइन यानी कि समुद्री प्रोडक्ट्स हो, व्हीट हो, स्पाइसेस, शुगर, इन सब में जो है हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट किया है हमने 2021-22 में। इसके अलावा जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है वो भी स्ट्रेंथन हुआ है। किस किस के साथ, यूनाइटेड स्टेट के साथ, यूएई के साथ हमारे व्यापारिक संबंध काफ़ी अच्छे हुए हैं, बांग्लादेश के साथ हुए, और नीदरलैंड भी एक बहुत अच्छी ट्रेड पार्टनर कंट्री के रूप में उभर कर जो है सामने आया है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो अप्रैल फरवरी में लगभग $374 बिलियन के आसपास था अभी जो है, और पिछले साल जो है ये करीब 256 था। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की मैं सिर्फ बात करूं तो 46% की ग्रोथ जो है हमें देखने को यहाँ पर मिली है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ कहाँ पर भारत ने अच्छा परफॉर्म किया है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट अच्छा हुआ है, तो इन 4 चीज़ों के नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए जो प्रमुख निर्यात भारत करता है तो किन किन चीज़ों का करता है, तो देखिए इंजीनियरिंग के सामान, पेट्रोलियम के उत्पाद, जेम्स एंड ज्वेलरी, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, और कार्बनिक और अकार्बनिक जो रसायन होते हैं। अगर हम बात करें ये जो एक्सपोर्ट वाला डाटा है तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री इस सब में डील करती है, लेकिन नहीं। देखिए जो भारत में निर्यात व्यापार है उसको विदेश व्यापार महानिदेशालय, जो हमारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, DGFT है वो, और उसके द्वारा जो क्षेत्रीय कार्यालय है उनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और ये किसके अंदर आता है, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का जो वाणिज्यिक विभाग है उसके अधीन कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रमुख निर्यात गंतव्य कौन कौन है, किन देशों को हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो अमेरिका, उसके बाद चीन, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग और सिंगापुर। देखिए यूएई के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप ना इस बार के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, हमारे द्वारा वीडियो भी ऑलरेडी डाली गई है। अब देखिए पे मई 2020 से लेके एक्सपोर्ट बताया गया है कब तक, अप्रैल 2021 तक, तो आप जो है इसकी एक ग्रोथ थोड़ी सी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमने बात की निर्यात की। अब बात करते हैं आयात की, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि निर्यात तो बढ़े ही है लेकिन आयात में भी बढ़ोतरी हुई है। कच्चा तेल, कोयला, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायनों के आयात में तेज वृद्धि से जो वित्त वर्ष के पहले 11 महीने में हमारा जो इंपोर्ट है वो $550 अरब तक पहुंच गया है। देखिए जून 2020 से लेके मई 2021 का एक डाटा दिया हुआ है, तो इसमें भी लगातार ग्रोथ देखने को जो है मिल रही है। ठीक है, अब इंपोर्ट में ही अगर हम आगे बात करें तो जो आयातित प्रमुख वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी है, तो कच्चा तेल जो है, सोना, पेट्रोलियम के उत्पाद, कोयला, कोक और ब्रिकेट। इसके अलावा इंपोर्ट जो कंट्रीज हैं कौन कौन सी हैं प्रमुख, तो चीन, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इराक। इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ लिया जाता है।
तो यहाँ तक देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक डाटा आप समझे। अब 20-21 में भारत ने क्या ज़्यादा बेचा है और क्या ज़्यादा खरीदा है, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ आ जाइए। तो अगर 20-21 के एक्सपोर्ट की बात की जाए, ठीक है, तो हमने सबसे ज़्यादा मिनरल फ्यूल को खरीदा है, ऑयल इसमें इंक्लूड है, जेम्स एंड प्रीसियस मेटल, फार्मास्यूटिकल्स, मैकेनिकल अप्लायंसेज और ऑर्गेनिक केमिकल्स। टॉप 5 को ध्यान रखिएगा, इतना बहुत है। इसके बाद देखिए अगर इंपोर्ट की बात की जाए तो अगेन मिनरल्स, फ्यूल्स एंड इंक्लूडिंग ऑयल, जेम्स एंड प्रीसियस मेटल, इलेक्ट्रिक मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेज और ऑर्गेनिक केमिकल, ठीक है। ये देखिए सेम कैसे हो जाता है। हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो कच्चा तेल है उसको लेते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं और फिर जो है उस तेल को बेचते हैं। तो हम उसको इंपोर्ट भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसी तरह सोना जो है रॉ फॉर्म में हम लेते हैं, डायमंड्स हम लेके आते हैं, फिर उनकी ज्वेलरी बनाते हैं, डायमंड्स को पॉलिश करते हैं और फिर उसको बेचते हैं। तो ये हो जाता है। इसी तरह मोबाइल वगैरह की जो चिप्स वगैरह होती है उनको हम इंपोर्ट करते हैं, फाइनल मोबाइल बनाकर हम जो है उसको फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से फार्मास्यूटिकल्स में भी यही है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ करने के लिए, मोस्ट ऑफ दी चीज़ें उसमें से हम चाइना से जो है इंपोर्ट करते हैं। बाद में फिर हम जेनरिक मेडिसिन बनाते हैं और फिर उसका जो है एक्सपोर्ट करते हैं। तो वही चीज़ें इंपोर्ट में भी ज़्यादा है, वही चीज़ें एक्सपोर्ट में भी ज़्यादा है। इसको लेके आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाए तो यहाँ तक तो मैंने आपको एक पिंक पिक्चर दिखाई कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन और ज़्यादा अच्छा हो, इसमें होने के लिए क्या बाधाएं हैं, एक्सपोर्ट वाला जो हमारा एरिया है इसमें क्या रोक है, इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए क्षेत्रीय असमानता है। बेसिकली नीति आयोग का एक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 आया था, जिसमें नीति आयोग ने ये पॉइंट बताया कि भारत में एक्सपोर्ट करने में कुछ राज्य बहुत ज़्यादा आगे हैं लेकिन बाकी जो है पिछड़े हुए हैं। तो क्षेत्रीय असमानता जो है देखने को मिलती है। अगर हम सारे राज्यों में जो है बूस्ट करें मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों को, वहाँ के एमएसएमई सेक्टर को जो है प्रोत्साहन दें, तो एक बहुत बड़े पोटेंशियल को हम कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो ये निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 था, बेसिकली ये सारे राज्यों में कैसे निर्यात को बढ़ाने की तैयारी हो इस पे फोकस करता है। और भारत का जो औसत स्कोर था इसमें, तो वो 100 में से 39 था, ठीक है, जो भारत को एक निर्यात आधारित सुपर अर्थव्यवस्था में बदलने की जबरदस्त क्षमता का एक सूचक है, ठीक है। इसके अलावा जो आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 को मैं कोट कर रही हूँ, वो ये कहता है भारत का जितना भी टोटल एक्सपोर्ट होता है उसका जो 70% है वो केवल 5 राज्यों से होता है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, ठीक है। तो 70% तो सिर्फ इन 5 स्टेट से हो रहा है। और अगर इसी इंडेक्स को आप मैच करेंगे इनोवेशन वाले इंडेक्स से, तो इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं इन्हीं राज्यों में ज़्यादा हो रही है। जब इनोवेशन यही हो रही है, एक्सपोर्ट यही कंट्री कर रही है, दूसरे राज्यों के साथ ट्रेड भी ज़्यादा कर रही है, तो इन वाले राज्यों का, स्टेट की बात कर रही हूँ मैं, तो इनकी पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है। तो देश में ये थोड़ा सा आगे है, बाकी राज्य जो हैं पीछे हैं, उनको भी साथ में लेके आने की ज़रूरत है। इसके अलावा देखिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें असमानता बहुत ज़्यादा है, नीति आयोग ने ये बात बताई है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है जिसका समाधान करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तो ही आप जो है मार्केट में कॉम्पिटिटिव बन पाएंगे और अपने सामान को बेच पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए वापस से आते हैं यहाँ पे, जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स था इसमें देखिए गुजरात को सबसे ज़्यादा रैंक मिली है, उसके बाद महाराष्ट्र है, देन तमिलनाडु है, फिर राजस्थान, उड़ीसा है। 2020 के देखिए ये आंकड़े हैं। इसके बाद अगर यहाँ आप आ जाए, एक और मैं चार्ट दिखा दूँ कि जो कुल निर्यात होता है उसमें किसका कितना हिस्सा है, तो देखिए महाराष्ट्र का हिस्सा लगभग 23% है, गुजरात का हिस्सा लगभग 22% है, और फिर तमिलनाडु अब देखिए 22 से सीधे 9 पे चला गया है, लगभग 10%, कर्नाटक तो लगभग 5%, और ये देखिए दिल्ली, केरल तक आते आते लगभग 3% और 2.5% ही रह जाता है। तो इस चीज को जो है समान करने की जरूरत है, पहली मुख्य बाधा तो यही है। इसके अलावा और क्या चुनौतियां हैं, देखिए जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें भारत की कम भागीदारी है। ग्लोबल वैल्यू चेन जीवीसी ये क्या होता है, देखिए क्या होता है आजकल ना ये बहुत कम हो गया है कि एक कंप्लीट प्रोडक्ट को कोई एक कंट्री बना के बेच दे। अब होता क्या है, किसी ने क्या है जो कच्चा माल है, यानी कि जो आपका बेसिकली कपास है वो बेचा है,
ठीक है, यानी कि कपास किसी ने बेचा। अब इस कपास को शर्ट जो है कोई और बना देता है, इससे पहले फैब्रिक बनता है, इस फैब्रिक से शर्ट कोई और बना देता है। अब इस शर्ट के अंदर जो बटन वगैरह लगते हैं वो बेसिकली कोई और लगा देता है, फिर इसकी जो ब्रांडिंग है वो कोई और करता है, और फिर इसके जो कंज्यूमर्स हैं वो कोई और होते हैं। तो ये जो एक सर्किल बना है ये अब अलग अलग कंट्रीज में होता है। जैसे फैब्रिक कहीं बना, शर्ट कहीं बनी, उसमें बटन वगैरह कहीं लगे, ब्रांडिंग कहीं और हुई, पैकेजिंग कहीं और हुई, क्योंकि कंपनीज बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखती है। वो देखती है जहाँ पर लेबर सस्ती है वहाँ पर तो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, जहाँ पर टैक्स के जो है नियम आसान है वहाँ पर वो अपनी ब्रांडिंग करते हैं, कंज्यूमर तक चीज़ों को पहुँचाते हैं, ठीक है। जहाँ पे पर्यावरण उल्लंघन के जो नियम रहते हैं वो थोड़े आसान रहते हैं, वहाँ पर वो अपनी यूनिट इस्टेब्लिश करते हैं। तो एक ही कंपनी कार के सारे पार्ट बनाए ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक ही कंपनी कार का मेन डिज़ाइन क्रिएट करे, उसकी बॉडी कहीं से ले ले, टायर कहीं से ले ले, ठीक है, उसके कुछ पार्ट्स को कहीं और से ले ले और देन उसको असेंबल करके कार बना के ब्रांड करके बेचे, ये ज़्यादा आसान हो जाता है। तो भारत के साथ दिक्कत ये है कि भारत की इस ग्लोबल वैल्यू चेन में जो भागीदारी है वो लगभग 1 से 2% के बीच में है, जबकि वहीं जो चीन की बात करें तो ये 7 से 8% के बीच में है। तो भारत से तो बहुत ज़्यादा है। तो हमें विश्व के साथ और ज़्यादा मिलने की, उनके बीच में जुड़ने की ज़रूरत है, ताकि जो कोई भी जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो बिना भारत का साथ लिए पूरे ना हो पाए। तो ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत को और ज़्यादा जुड़ने की जो है ज़रूरत है। इसके बाद देखिए भारतीय निर्यात का उच्च विविधीकरण। हम देखिए बासमती राइस भी करते हैं, हम देखिए अल्फांसो आम को भी एक्सपोर्ट करते हैं, हम इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स को भी करते हैं, हम ऑयल भी करते हैं, हम जेम्स, हम ज्वेलरी भी करते हैं, टेक्सटाइल भी करते हैं, हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को तो कर रहे हैं, लेकिन स्पेशलाइजेशन हमारा किसी एक चीज़ में नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई एक प्रोडक्ट ऐसा हो जो वर्ल्ड में ये जाना जाता हो कि इंडिया ही बनाता है, इंडिया ही इसको एक्सपोर्ट करता है। तो हमें कुछ चीज़ों में स्पेशलाइज्ड होने की ज़रूरत है, जनरल होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश और वियतनाम जैसी जो कंट्रीज हैं वो अब हमें टेक्सटाइल सेक्टर वगैरह में जो है काफ़ी चुनौती दे रही है, तो हमें इनके साथ भी एक होकर चलना है। इसके अलावा हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का, स्किल्ड लेबर का अभाव है। लेबर हमारे यहाँ बहुत है लेकिन स्किल्ड नहीं है। साथ में हमारे यहाँ क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम होता है तो टेक्नोलॉजीज कम है, तो इसका भी अभाव है। इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो अब देखिए अगर समस्याएं हैं तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ प्रयास भी कर रही होगी। तो निर्यात संवर्धन के लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फॉर इंडिया स्कीम। ये देखिए हमारे जो निर्यात को बढ़ाने की गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आई थी 2015-2020 के लिए, उसमें इस स्कीम को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें ये कहा गया था कि जो उत्पादित या निर्मित उत्पाद होते हैं उनमें जो अवसंरचनात्मक क्षमताएं होती हैं या उनसे संबंधित जो लागतें हैं उनको भरपाई करने के लिए स्कीम लाई गई थी। इसके अलावा भारत से सेवा निर्यात योजना, राज्य और केंद्रीय जो कर और लेवी लगते हैं इसकी छूट की योजना, साथ में निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों के छूट की एक योजना, और निर्यात उत्पादन के लिए जो कच्चा माल आपको लाना होता है वो कच्चा माल कम आयात शुल्कों के साथ आपको मिले, इसकी जो दरअसल योजना जो है सरकार की तरफ से लाई जा रही है। कौन सी है? अग्रिम प्राधिकरण योजना और साथ में निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत सामान योजना। ठीक है, तो ये सारी स्कीम्स है। इसके अलावा घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए 13 क्षेत्रों में प्रोत्साहन से जुड़ी हुई योजनाएं, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव्स, ये गवर्नमेंट की तरफ लाए जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ। देखिए इसमें होता क्या है, कोई भी कंपनी जितना ज़्यादा गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगी, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, उसको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी के रूप में, टैक्स से छूट के रूप में जो है कुछ ना कुछ प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो 13 क्षेत्रों में चल रही है। मुक्त व्यापार समझौतों की जो है गवर्नमेंट समीक्षा कर रही है कि जो FTA हैं, कौन से FTA हमारे हितों को बढ़ावा देते हैं और किन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से बांग्लादेश, वियतनाम, इन जैसे देशों से हमारे यहाँ ज़्यादा सामान आ रहा है और हमारे यहाँ के जो व्यापारी है MSME सेक्टर
सेक्टर है उनको जो है नुकसान हो रहा है, तो एफटीए की समीक्षा गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, इसके अलावा निर्विक योजना जो उच्च बीमा कवर देती है छोटे निर्यातकों को कम प्रीमियम पर, ठीक है, और बेसिकली एक सरल दावा जो निपटान प्रक्रिया प्रदान करती है। इसके अलावा देखिए निर्यात प्रोत्साहन जो हमारी एक पॉलिसी थी 15 से 20 वाली, वो तो समाप्त हो गई। अब एक नई विदेश व्यापार नीति 2021 से 26 जो है गवर्नमेंट लेकर आई हुई है, और इसी के तहत हमने अपने 400 बिलियन का लक्ष्य जो है जो प्राप्त कर लिया है। बेसिकली इन सारी योजनाओं का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अभी एक ग्लोबल सेंटिमेंट ये चल रहा है कि कोई भी कंट्री अपने ट्रेड के लिए, चाहे वो इंपोर्ट हो चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाइना पर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहती है, वो अपने ट्रेड का डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं। तो भारत के लिए ये बहुत ज़्यादा सही समय है जो विश्व व्यापार है उसको कैप्चर करने का। इसके अलावा रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, तो बहुत सारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है उस एरिया में, तो उस वाले जो चीज़ों को कैप्चर करने का बहुत अच्छा मौका भारत के पास है। मैंने अपनी वीडियो में कवर भी किया था कि कैसे भारत में गेहूं की कीमत जो कांडला बंदरगाह है वहाँ पर एमएसपी से भी ऊपर हो गई है, क्योंकि उनका गेहूं अब यूरोप को जो है निर्यात हो रहा है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। और साथ में ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव है इसकी भी स्लो प्रोग्रेस को लेके कुछ चिंताएं जताई गई हैं, तो इस पर भी गवर्नमेंट को देखे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, क्योंकि काफ़ी अच्छी जो ये इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से लाई गई थी। तो यहाँ तक हमने अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया। मुझे उम्मीद है डाटा हो, रिपोर्ट की बात हो, आर्थिक सर्वेक्षण को कोट करना हो, या फिर कॉन्सेप्ट की बात हो, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको जो है कम से कम इस एरिया में कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरी पूरी संस्कृति आज टीम की तरफ से आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।